An exhibition that brings together for the first dash landscapes painted by French impressionist Pierre-Auguste Renoir dash to the National Dash of Canada this June. यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है, क्लियर. An exhibit that brings together, कहते कोई एग्जीबिशन थी जो put together for the first dash, first gallery state time, yes, first time landscapes पेंटेड बाय फ्रेंच. लैंडस्केप में जो पेंटिंग बनी थी किसने बनाई थी? ऑगस्टे ने. रेनोर डैश टू द नेशनल कम्स टू द, कहां पर आई थी? कम्स टू द नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा दिस जून. जो इस जून में नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा जो है वहां पर जो आई. द गैलरी इन ओटावा वर्कड विद द नेशनल गैलरी ऑफ लंदन. जो गैलरी ऑफ ओटावा थी वो नेशनल गैलरी ऑफ लंदन के साथ पहले से ही काम कर रही थी. एंड द फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट टू डैश टुगेदर. जो म्यूजियम ऑफ आर्ट था टू पुल टुगेदर, उसको क्या किया गया? पुल टुगेदर द कलेक्शन ऑफ 60 रेनोर्स. जो रेनोर की क्या थी? 16. एग्जीबिशन किस चीज की थी? पेंटिंग्स. क्लियर. यहां से बिल्कुल एग्जीबिशन से क्लियर है कि पेंटिंग ही आएगा आंसर. सो पेंटिंग्स फ्रॉम 45 पब्लिक एंड प्राइवेट कलेक्शंस, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सारे ही कलेक्शंस थी. क्लियर. तो ये हमारा पूरा टॉपिक किस चीज के बारे में है? एक क्या है? फ्रेंच के लैंडस्केप पेंटर हैं. क्लियर. जो क्या कर रहे हैं, जिनकी पेंटिंग फर्स्ट टाइम कहां पे आई? नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा में आई. और जो ऑलरेडी जो ओटावा वर्कड विद द नेशनल गैलरी ऑफ लंदन, जो कनाडा में ओटावा में नेशनल गैलरी ऑफ लंदन के साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे. सो म्यूजियम ऑफ आर्ट ने पुल टुगेदर किया द कलेक्शन ऑफ 60 रेनोर्स. पेंटिंग को जो 45 क्या थी? पब्लिक थे, और प्राइवेट क्या? उनकी पब्लिक और प्राइवेट कलेक्शंस थी. सो आवर फर्स्ट आंसर इज फर्स्ट टाइम रेनोर कम्स टू पुल टुगेदर पेंटिंग्स फ्रॉम टाइम कम्स गैलरी पुल पेंटिंग्स. द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि जो बिल्कुल तेजी से जो ग्रोथ होती है. क्लियर. जो बिल्कुल पॉइंटेड होती है. सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट वाज डैश इन द 1990s. जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके हमें संकेत कब मिलने स्टार्ट हुए? यहाँ पे वर्ड है डिसेमिनेशन, सेंटिंग, हेराल्डेड. हेराल्डेड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का संकेत मिलना, कि पहले से कि 1990s में जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से उसमें क्या हुआ था? ग्रोथ हुआ था. So the exponential growth of the internet was heralded in the 1990s. Revolutionizing the production and dash of information. जिसमें क्या हुआ? Revolutionizing का मतलब होता है क्रांति आना. किस चीज में? प्रोडक्शन एंड डैश. प्रोडक्शन मीन्स कि जैसे इंफॉर्मेशन का बनना, एंड डैश, और इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं आपस में. क्लियर. डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन. प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज का बनाना, और डिसेमिनेशन का मतलब होता है उसका प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना. क्लियर. सो प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंटरनेट के संकेत हमें 1990s में मिले थे उसका क्या हुआ? रेवोल्यूशनाइजिंग हुआ, क्रांति आई उस चीज में, उसके प्रोडक्शन में और डिसेमिनेशन में. डिसेमिनेशन मतलब उसके प्रसार में. Some people saw the internet as a means of dash, as a means of democratizing access to knowledge. इसमें क्या हुआ? democratize हो गया knowledge का. For people dash with African development. For people concerned, जो लोग अफ्रीकन लोगों को देख रहे थे इंटरनेट के संदर्भ में, इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में. For people concerned with African development, it seemed to offer the possibility of dash. It seems to offer the possibility of leapfrogging over the technology gap that separates Africa from advanced industrialized countries. क्या है? जो दुनिया के एडवांस कंट्रीज है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां पे इंटरनेट बहुत कम यूज किया जाता है पब्लिकली. क्लियर. जैसे इंटरनेट हम कहीं पर भी कितना भी यूज कर सकते हैं इंडिया में. क्लियर. तो वो क्या है? डेमोक्रेटाइजिंग है इंटरनेट का, नॉलेज का. क्लियर.
वन मोर थिंग, जो यहाँ पे लीफ फ्रॉगिंग दिया हुआ है, लीफ फ्रॉगिंग का मतलब होता है कि जैसे मेंढक की तरफ फुदकना, मेंढक के लिए लीफ फ्रॉगिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे अब आज जो इंटरनेट है वो आसमान को छू रहा है, मतलब सारे ही काम इंटरनेट से हो रहे हैं, लेकिन अफ्रीका में आज भी वो क्या है, लीफ फ्रॉगिंग, मतलब जमीन के साथ रेंगता हुआ है। तो इट मीन्स अफ्रीका को वही चीज सेपरेट कर रही है एडवांस कंट्रीज से, एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या है, पूरा पैसेज हमारा किस चीज के बारे में है, जो इंटरनेट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी हेराल्डेड इन द 1990s। उसके संकेत हमें कब मिले, 1990s में मिले। उस टाइम क्या एकदम से क्रांति आई प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। क्लियर? प्रोडक्शन हुआ और डिसेमिनेशन हुआ इंफॉर्मेशन का। कुछ लोगों ने देखा कि इंटरनेट क्या है, यहाँ पे एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू नॉलेज है, मीन्स कि डेमोक्रेटाइज कर दिया गया लोगों के लिए, कहीं पर भी कोई भी कहीं भी कुछ भी पब्लिकली मतलब अपलोड कर सकता है इंफॉर्मेशन को। क्लियर? देन फॉर पीपल कंसर्न विद अफ्रीकन डेवलपमेंट, जो लोग अफ्रीकन डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न थे, कंसर्न वर्ड कहाँ पे आता है, जब हम किसी चीज को लेकर हमारे माइंड में होता है कि जब सारी कंट्रीज में मतलब जैसे डेवलपमेंट हो रही है, अफ्रीका में क्यों नहीं हो रही। क्लियर? तो जब इस चीज को लेकर वो सामने आए तो उन्होंने क्या देखा, इट सीम टू ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ लीफ फ्रॉगिंग। तो वहां पे इंटरनेट की क्या थी, लीफ फ्रॉगिंग थी ओवर द टेक्नोलॉजी गैप, जो टेक्नोलॉजी में गैप आ रहा है। क्लियर? दैट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एडवांस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। क्लियर हुआ? सो आवर फर्स्ट आंसर इज हेराल्डेड, dissemination, concern, leapfrogging, separates। यहाँ पे जैसे was heralded, प्रोडक्शन डिसेमिनेशन आपका कोलोकेशन है, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन। नेक्स्ट आपका पॉसिबिलिटी ऑफ लीपफ्रॉगिंग, जो हमारा यहाँ पे पीपल कंसर्न्ड विद अफ्रीकन डेवलपमेंट, जो लोग कंसर्न थे अफ्रीकन डेवलपमेंट से। अब यहाँ पे सिर्फ अफ्रीका की ही बात है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, सेपरेट्स। क्लियर? अफ्रीका को अलग, जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है उनसे क्या है, अलग कर दिया गया। क्लियर? सो हेराल्डेड, dissemination, democratizing, concerned, leapfrogging, separates। The dash observer doesn't necessarily recognize the in how a teacher, for instance, क्या दिया हुआ है, अ डैश ऑब्जर्वर। मान लीजिए कोई आपको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहा है, इट मींस वो आपकी एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। क्लियर? यहाँ पे क्या कहा गया है, जो कैजुअल ऑब्जर्वर है, कैजुअल मींस कि आपकी क्लास में मान लीजिए महीने में कोई एक बार ही आता है और वो आपको आकर क्या अच्छे से जज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो क्या कहा गया है, द कैजुअल ऑब्जर्वर, कैजुअल मीन्स कि जो कभी कभी आते हैं, द कैजुअल ऑब्जर्वर डज नॉट नेसेसरली रिकॉग्नाइज द डैश इन हाउ अ टीचर रिकॉग्नाइज द स्किल and how a teacher, for instance, respond to a thoughtful question from a normally quiet student, and how that may be very different from the standard response to a commonly inquisitive or talkative student। मीन्स क्या कहा गया है, एक क्लास में बिल्कुल क्वाइट स्टूडेंट भी होते हैं जो कभी टीचर से कुछ नहीं पूछते हैं, जैसा पढ़ा दिया वैसे ही पढ़ के चले गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली क्या होते हैं, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मीन्स कि जो जिज्ञासा होती है जिसके अंदर कि ये कैसे हुआ, क्यों आया, मीन्स कि उनको उसका बिल्कुल ओरिजिनलिटी तक जाना है। क्लियर? या फिर जो बिल्कुल टॉकेटिव स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं एक क्लास में बिल्कुल टॉकेटिव स्टूडेंट्स भी हैं और बिल्कुल क्वाइट स्टूडेंट भी है, तो टीचर पूरी क्लास को कैसे बैलेंस करता है। सो एक्सपर्ट टीचर्स आर अवेयर ऑफ व्हाट, जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वो अवेयर होते हैं इस बात से, दे आर डूइंग, they monitor and adjust their teaching behaviors। कहते हैं वो इस बात से बिल्कुल अवेयर होते हैं कि उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, टू ब्रिंग आउट द डैश इन द स्टूडेंट्स, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। यहाँ पे क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे डिग्री है, जब आपका सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले क्या आता है, द आता है। क्लियर? द बेस्ट इन देयर स्टूडेंट्स। तो जो एक्सपर्ट टीचर होता है वो अवेयर होता है इस चीज से
कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है उनको कैसे वो मतलब किस तरीके से पढ़ाए कि सभी को अच्छे से समझ आए और वो अपना बेस्ट मतलब अपने स्टूडेंट्स के बीच में दे पाए, क्लियर, ताकि सभी के अच्छे रिजल्ट्स आए. सो द बेस्ट इन देयर स्टूडेंट्स. सो आवर फर्स्ट आंसर इज casual observer, the skill, inquisitive or talkative student, the best, casual, skill, talkative, best. The wind is air moving around. Wind क्या होती है? जो हवा चल रही है. It means कि जो moving around, clear, जो move हो रही है. Some winds can move as fast as. तो यहाँ पे क्या होता है? As fast as. आपका कोलोकेशन भी है और कनेक्टर भी है. As fast as a racing car. कहते कुछ हवाएं इतनी तेजी से चलती है जैसे कि कोई रेसिंग कार चल रही है. Over 100 miles per hour. कैसे चल रही है? Over 100 miles per hour. Winds can travel around the world. कहते हैं winds क्या पूरी दुनिया में चलती है. Wind can make you feel cold because you lose heat from your body faster. अभी जैसे हम इस रूम में हैं, अगर बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है तो जैसे ही हम बाहर जाएंगे एकदम से हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत फास्टली क्या करती है, हमारी बॉडी से एकदम से जो हीट है वो क्या रिलीज हो जाएगी, क्लियर. सो बॉडी लूज हीट फ्रॉम योर बॉडी फास्टर व्हेन इट इज विंडी. जब विंडी होगा तो हमारी बॉडी क्या बहुत जल्दी से क्या हीट को रिलीज कर देगी. वेदर फोरकास्टर्स नीड डैश, नीड इन नो और टू नो, नीड टू नो. वेदर फोरकास्टर्स को यह जानने की जरूरत है द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, द स्ट्रेंथ ऑफ विंड इज मेजर्ड डैश द ब्यूफोर्ट स्केल. किसके उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं जो विंड की जो स्पीड होती है, यूजिंग ब्यूफोर्ट स्केल. किस चीज को यूज करके हम विंड की स्पीड को चेक करते हैं? ब्यूफोर्ट स्केल को. फ्रॉम विंड फोर्स व्हेन देयर इज नो विंड टू विंड फोर्स 12. इसका एक स्केल होता है जो 0 to 12 विंड की क्या स्पीड है वो चेक करते हैं. विच कैन डैमेज हाउसेज एंड बिल्डिंग्स एंड इज कॉल्ड हरिकेन फोर्स. कहते हैं जब विंड की जो फोर्स है वो 12 आ जाती है तो उस टाइम क्या होता है, हाउसेज और बिल्डिंग्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं, क्लियर. तो ये हमारा पूरा पैसेज किसके बारे में है? विंड के बारे में. कहते हैं विंड कई बार इतनी तेजी से होती है कि जैसे कि कोई रेसिंग कार जो 100 माइल्स पर आवर के अकॉर्डिंगली चल रही है. देन उन्होंने बताया कि अगर जब हमारी बॉडी में जो हीट होती है, अगर हम हवा के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत फास्टली जो हीट है वो रिलीज हो जाती है, क्लियर. देन नेक्स्ट कहते हैं ब्यूफोर्ट स्केल को यूज करके हम विंड को चेक कर सकते हैं कि जो विंड की जो स्पीड है वो डायरेक्शन है वो कितनी है, कैसी है. और जब विंड फोर्स 12 होता है तो उस टाइम में क्या होता है, हाउसेज और बिल्डिंग्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम हरिकेन फोर्स बोलते हैं. क्लियर हुआ सभी को? सो आवर फर्स्ट आंसर इज एज फास्ट एज 100 माइल्स पर आवर, बॉडी फास्टर, नीड टू नो, measured using the Beaufort scale. So as are faster to using. Our next question is about robot. Joseph Angelberger, a pioneer in industrial robotics. कहते जो ये जोसेफ है वो क्या पोइनियर, पोइनियर मीन्स होता है जब कोई भी किसी फील्ड में जब सबसे पहले कोई काम करता है, क्लियर, वो पोइनियर होता है उस चीज का. सो पोइनियर इन द इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स. जो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स आए हैं जोसेफ उसमें क्या है, पोइनियर है. वंस रिमार्क्ड आई कांट डैश आर रोबोट. कहते हैं वो रिमार्क करते हैं आई कांट डैश, आई कांट डिफाइन. वो कहते हैं आई कांट डिफाइन द रोबोट बट आई नो वन व्हेन आई सी वन. कहते मैं जान सकता हूं जब मैं किसी चीज को देखूंगा. इफ यू कंसीडर ऑल द डिफरेंट मशीन्स पीपल डैश रोबोट्स. कहते अगर हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट मशीन्स को जिसको लोग क्या बोलते हैं, कॉल रोबोट्स. डिफरेंट मशीन्स को हम देखते हैं जिनको लोग क्या बोलते हैं, रोबोट्स बोलते हैं. सो पीपल कॉल रोबोट्स. यू कैन सी दैट. कहते हम देख सकते हैं इट नियरली इम्पॉसिबल टू कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन. कहते हम कोई विस्तार से कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते
everybody has a different idea of what constitutes a robot. कहते हैं हर इंसान का अपना अपना आइडिया होता है कि रोबोट क्या है, किस चीज को वो रोबोट कह रहे हैं. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज आई कांट डिफाइन. जब भी किसी मॉडल के बाद कोई भी वर्ब आती है, हमेशा वर्ब की क्या आते हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है. क्लियर? और जब भी कभी किसी भी पैसेज में नोट आ जाता है, जैसे आई कांट लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन नॉट. क्लियर? तो नोट के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो कोई भी टेंस है. क्लियर? सो आई कांट डिफाइन, यहाँ पे वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगी. आई कांट डिफाइन call robots a comprehensive definition, a different idea. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.